नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। पेश है दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरें, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले सुर्खियों के साथ। ग्राहकों की सहूलियत के लिए केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण के लिए पैक किए गए उत्पाद नियम 2011 में संशोधन। कंपनियों को बताना होगा पैकेट बंद उत्पादों का प्रति इकाई मूल्य। 1 अप्रैल 2022 से लागू होंगे संशोधन। अफगानिस्तान की स्थिति पर दिल्ली में एक क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद कल। रूस और ईरान समेत मध्य एशियाई देशों के सुरक्षा सलाहकार होंगे शामिल। संवाद से पहले एनएसए अजीत डोभाल ने ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव से की मुलाकात। 96 देशों ने भारत के साथ कोविड टीकाकरण प्रमाण पत्र को परस्पर मान्यता देने पर जताई सहमति। शिक्षा, व्यवसाय और पर्यटन के लिए आसानी से होगी यात्रा। देश में अब तक 109 करोड़ से अधिक वैक्सीन की डोज लगाई गई। तमिलनाडु और पुडुचेरी के कई इलाकों में बारिश से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने 3 दिनों के लिए जारी किया रेड अलर्ट। भारी बारिश से निपटने के लिए एनडीआरएफ तमिलनाडु, आंध्र में 20 से अधिक टीमों को करेगा तैनात। असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, नृपेंद्र मिश्रा को भी पद्म भूषण। साल 2021 के पद्म पुरस्कार विजेताओं को राष्ट्रपति ने किया सम्मानित। ग्राहकों की सहूलियत के लिए उपभोक्ता मंत्रालय अगले वित्त वर्ष से नया नियम लागू करने जा रहा है। इसके तहत किसी पैकेट बंद उत्पाद पर अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य यानी कि एमआरपी के साथ कंपनियों को प्रति इकाई कीमत भी बतानी होगी। सरकार ने उपभोक्ताओं को ज्यादा सुरक्षा देने के लिए वैधानिक माप शास्त्र यानी कि मेट्रोलॉजी के पैकेज्ड वस्तुओं के नियम 2011 में संशोधन किया है। इसके तहत शुरुआत में 19 तरह की कमोडिटी को शामिल किया जाएगा। अप्रैल 2022 से पैकेट बंद उत्पादों पर कंपनियों को अधिकतम खुदरा मूल्य के साथ उसकी प्रति इकाई कीमत भी बतानी होगी। इससे पता चलेगा कि किसी कंपनी का उत्पाद अन्य कंपनी के मुकाबले सस्ता है अथवा महंगा। पैक्ड सामान पर उत्पादन तिथि अंकित करना अनिवार्य कर दिया गया है। अधिकतम खुदरा मूल्य की घोषणा के प्रावधानों को सरल बनाया गया है। पैक किए गए सामान पर भारतीय मुद्रा में अंकित करों समेत अधिकतम खुदरा मूल्य लिखने की जरूरत नहीं होगी। इससे विनिर्माता सरल तरीके से पहले से पैक्ड सामान पर अधिकतम खुदरा मूल्य अंकित कर सकेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि भारत 2030 तक $1 ट्रिलियन की सेवा निर्यात के लक्ष्य को हासिल करने के लिए तैयार है। दिल्ली में वैश्विक सेवा सम्मेलन 2021 को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बातें कही। पीयूष गोयल ने कहा कि 2020 में भारत 2 पायदान ऊपर चढ़कर विश्व में सेवाओं का निर्यात करने वाला 7वां सबसे बड़ा देश बन गया है। उन्होंने कहा कि विश्व में सेवाओं का सबसे बड़ा निर्यातक बनने की क्षमता भारत में है। पीयूष गोयल ने कहा कि आज भारत में सेवाओं के निर्यात में सबसे अधिक योगदान आईटी और आईटी इनेबल्ड सेवाओं का है। वाणिज्य मंत्री ने तय जिलों को निर्यात केंद्र बनाने वाली संपूर्ण निर्यात रणनीति बनाने में राज्यों की मदद करने की जरूरत पर भी खासा जोर दिया। और भारत कल अफगानिस्तान पर दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की इस बैठक की अध्यक्षता अजीत डोभाल करेंगे।
इससे पहले आज राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने ताजिकिस्तान के सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव नसरुल्लो रहमतजो महमूदजोदा और उज्बेकिस्तान के सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव विक्टर मुखमुदोव के साथ मुलाकात की। ताजिकिस्तान के सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव निकोलाई पत्रुशेव और उज्बेकिस्तान के सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव विक्टर मुखमुदोव के साथ उन्होंने मुलाकात की। कल वे ईरान, रूस और कजाकिस्तान के अपने समकक्षों के साथ अलग से मिलेंगे। रूस, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। पाकिस्तान और चीन को भी बैठक के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन ये दोनों देश इसमें हिस्सा नहीं ले रहे। बैठक में अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम से उत्पन्न सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में अफगानिस्तान में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने का समर्थन किया जाएगा। इससे पहले इस तरह की 2 बैठकें ईरान में सितंबर 2018 और दिसंबर 2019 में हुई थीं। कोरोना महामारी के कारण तीसरी बैठक के आयोजन में देर हुई। निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश विधान परिषदों के लिए द्विवार्षिक चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा की है। महाराष्ट्र की 6 सीटों, कर्नाटक की 25, तेलंगाना की 12 और आंध्र प्रदेश की 11 सीटों पर 10 दिसंबर को मतदान होगा। 16 नवंबर को चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी। कर्नाटक विधान परिषद के 25 वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल अगले साल 5 जनवरी को समाप्त होगा और इस साल सितंबर में जारी किए गए कोविड-19 के दिशा निर्देश इस चुनाव के लिए भी लागू रहेंगे। और देश में अब तक 109 करोड़ 58 लाख से अधिक वैक्सीन की जो डोज है वो लगाई जा चुकी है। बीते 24 घंटों में 59 लाख से अधिक टीके लगाए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि देश में जहां एक ओर वैक्सीन का तेजी से उत्पादन हो रहा है, तो दूसरी ओर हर घर दस्तक के माध्यम से स्वास्थ्यकर्मी घर घर जाकर वैक्सीन अभियान चला रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार दूसरे देशों के साथ भी भारतीय वैक्सीन को मान्यता देने के लिए लगातार बातचीत कर रही है। WHO की ओर से कोवैक्सीन और कोविशील्ड को मान्यता देने से 96 देशों ने भारत की दोनों वैक्सीन को मान्यता दी है। आत्मनिर्भर भारत के तहत कोवैक्सीन और कोविशील्ड का प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है और वैक्सीनेशन अभियान भी तेज गति से चल रहा है। हर घर दस्तक के माध्यम से सभी हेल्थ कर्मियों घर घर जाके वैक्सीनेशन अभियान चला रहा है। दुनिया के 96 कंट्री ने ये 2 वैक्सीन को मान्यता भी दी है और इंडियन नागरिक दुनिया में ट्रैवल करना चाहे तो ये 96 कंट्री की सूची कोविन पर है और कोविन के माध्यम से उसको विदेश जाने के लिए जो सर्टिफिकेट चाहिए वो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी उससे मिल सकता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में कई जानी मानी हस्तियों को साल 2021 के पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। मूर्तिकार सुदर्शन साहू और लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष सुमित्रा महाजन समेत कई हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति भवन में हुए समारोह में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे, डॉक्टर BM हेगड़े, मूर्तिकार सुदर्शन साहू और पुरातत्वविद प्रोफेसर ब्रजबासी लाल को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। असम की पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई, पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा पद्म भूषण पाने वालों में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, सेवानिवृत्त लोक सेवक निपेंद्र मिश्रा भी शामिल हैं। सामाजिक कार्यकर्ता लक्ष्मी बरुआ, लोक संगीतकार गोपीराम बारग्यान, बुरभाकट, कलाकार दुलारी देवी, संगीतज्ञ बॉम्बे जयश्री, डॉक्टर BKS संजय और अन्य हस्तियों को पद्मश्री से नवाजा गया।
और सबका धन्यवाद देना पड़ेगा जिन जिन के साथ काम किया, और प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, सबको धन्यवाद। लेकिन हाँ, बहुत अच्छा लगा कि इतने साल जो काम किया है उसका कहीं ना कहीं ऐसा लगा रिकॉग्निशन हो गई। तो मैं जवान लोग को यही बोलता कि आगे की पीढ़ी के लिए, परिवार को भी बोलता उनका, थोड़ा कला में बच्चों को समर्पित कीजिए, यंग आदमी को, तो ये कला जीवित रहेगा। तो मुझे ये पद्मश्री एक व्यक्ति को आना पड़ता है, मिलती है, मगर ये मेरे समाज की है, मेरे राजस्थान की है और मेरे भारत की है। और मेरा ये कहना है कि वो गावें बजावें और पढ़ाई के साथ में, और ये भारत सरकार का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। Performance, there are so many youngsters who are wanting to learn it, who want to listen to it. So some things don't go, and classical music is one such thing. Giving running commentary of Lord Jagannath in the car festival from the year 1959. So every year I used to give, and so I am the oldest living commentator of Lord Jagannath. I'm giving this commentator. Padma Shri Award, change of basketball life actually. So I'm really happy, and thanks to the government of India honoring me. केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग की लगातार बढ़ती घटनाओं को लेकर केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। सरकार ने सीआरपीएफ की 5 और कंपनियों को केंद्र शासित प्रदेश के लिए रवाना किया है। सीआरपीएफ की ये कंपनियां 1 सप्ताह में तैनात हो जाएंगी। इससे पहले जम्मू कश्मीर में 25 कंपनियों को भेजा गया था। केंद्र शासित प्रदेश में इस साल अब तक कुल 112 आतंकी मार गिराए गए हैं और 135 को अब तक पकड़ा गया है। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व और आसपास के इलाकों में हवा के कम दबाव का एक नया क्षेत्र बन गया है, जिसे देखते हुए तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में एनडीआरएफ की 20 से ज्यादा अतिरिक्त टीमों को दोनों राज्यों में तैनात करने का फैसला किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक इससे गुरुवार तक उत्तरी तमिलनाडु तट पर पहुंचने की आशंका है। इसे देखते हुए राज्य में 3 दिन के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके प्रभाव से तमिलनाडु के डेल्टा क्षेत्र के जिलों और रामनाथपुरम और पुदुचेरी के कराईकल क्षेत्र में बहुत तेज बारिश होने की आशंका है। राज्य के 6 दक्षिणी जिलों में तेज से बहुत तेज बारिश होने और चेन्नई समेत 9 उत्तरी और मध्यवर्ती जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने का अनुमान है। राज्य में राहत और बचाव के उपाय युद्ध स्तर पर जारी हैं। लगातार बारिश के कारण 10 और 11 नवंबर को पुडुचेरी में सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। जो चिंता का विषय है वो ये कि आईएमडी का प्रेडिक्शन है कि 9, 10, 11 अर्थात कल से लेकर 3 दिन तक लगातार ज़्यादा परिमाण में बारिश हो सकती है, जिसके चलते फ्लडिंग और जल जमाव की संभावना पूरी है। और ये तमिलनाडु को ज़्यादा अफेक्ट करेगी, केरला को उतना नहीं अफेक्ट करना है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जो सादर्न आंध्र प्रदेश है, दक्षिण आंध्र प्रदेश का इलाका है, उसको अफेक्ट करने का अंदेशा है। तो इसी के अनुसार और इसी के अनुकूल हम लोगों ने एनडीआरएफ की तैनाती की है। और कल आते आते मुझे लगता है कि लगभग 20 से ज़्यादा टीमें आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को मिला के लगा दी जाएंगी। ज़्यादातर टीमें स्वाभाविक है कि तमिलनाडु में लगाई जाएंगी। लगभग मुझे लगता है कि 10 से 15 टीमें लगाई जाएंगी और कुछ को रिजर्व में रखा जाएगा, क्योंकि चेन्नई शहर पर भी जल जमाव का खतरा है। तो इसलिए पुराने जो तजुर्बा है उसके आलोक में काफ़ी टीमों को वहाँ पर तैनात रखना पड़ेगा और ऐसा ही किया गया है। और बुलेटिन में यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। Watch Perspective on Sunset TV at 9:30 p.m. प्यारे देशवासियों, लोक आस्था के महान पर्व छठ पूजा की आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। हमारे देश के पूर्वांचल से आरंभ हुआ ये पर्व आज सही अर्थों में वैश्विक पर्व बन गया है। 4 दिनों तक चलने वाला इस पर्व के दौरान सृष्टि के प्राणदाता भगवान भास्कर के रूप में
प्रकृति की उपासना, आस्था और विश्वास के साथ इसको मनाया जाता है। हमारे पूर्वांचली बंधु विश्व में जहाँ कहीं भी रहते हैं, अपने परिश्रम और सेवाभावी स्वभाव से उन्होंने अपना एक विशिष्ट स्थान बनाया है। उन्होंने भारत की संस्कृति, परंपराओं और त्योहारों को भी प्रसार किया है। यही कारण है जब वे इस लोक पर्व को धूमधाम तथा उल्लास से मनाते हैं तो अन्य धर्मों, संस्कृति, भाषा और देश के लोग भी उनके इस उत्सव में भाग लेते हैं। छठ पर्व सच्चे अर्थों में लोक पर्व है। सभी प्रकार के सामाजिक और आर्थिक भेदभाव को भूलकर ये पर्व सामुदायिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। मेरी ईश्वर से कामना है छठ का ये पर्व सभी देशवासियों के जीवन में खुशहाली और सब समृद्धि लेकर आए, सबके जीवन में खुशी लेकर आए। आप सबको छठ की बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। समस्त देशवासियों पर भगवान भास्कर की कृपा दृष्टि बनी रहे, यही मेरी कामना है। धन्यवाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज की खबर और अब वक्त राज्यों से जुड़ी अहम खबरों को जानने का। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस महीने के अंत तक प्रतिदिन राज्य के पात्र 25 से 30 लाख लोगों को कोविड टीके की कम से कम एक डोज देने का लक्ष्य तय किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से टीकाकरण अभियान प्रतिदिन रात 10 बजे तक जारी रखने को कहा है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में जीका वायरस के अब तक कुल 98 मामले सामने आए हैं। संक्रमितों में कोई गंभीर लक्षण नहीं है। सभी को होम आइसोलेशन में रखा गया है। घर घर सर्वे किया जा रहा है। लक्षण मिलने पर लोगों की सैंपलिंग की जा रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल में आग लगने की घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही मृतक के परिवारों को 4-4 लाख मुआवजा देने की घोषणा की है। अस्पताल के बच्चा वार्ड में आग लगने से 4 बच्चों की मौत हो गई। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सेना की ओर से दिव्यांग लोगों के लिए मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। इसमें दिव्यांगों को सहायक उपकरण मुहैया कराए गए। यहां आए लोगों ने सेना की सद्भावना भरे प्रयास की जमकर तारीफ की। बिहार में 4 दिन तक चलने वाले महापर्व छठ पूजा के दूसरे दिन आज खरना आयोजित किया गया। छठ व्रती आज दिन भर का उपवास रखते हैं और शाम में सूर्य की उपासना के बाद अन्न ग्रहण करते हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कालाहांडी जिले में बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्मार्ट हेल्थ कार्ड वितरित किए। इस योजना के तहत प्रदेश के 3.5 करोड़ लोगों को स्मार्ट हेल्थ कार्ड मुहैया कराया जाएगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में उमानंद फेरी सर्विस के ई टिकटिंग सिस्टम की शुरुआत की। ब्रह्मपुत्र के पिकाक टापू पर स्थित उमानंद मंदिर सिर्फ नाव या स्टीमर के जरिए ही पहुंचा जा सकता है। और अब कुछ और अहम खबरों पर नजर। क्रूज ड्रग्स केस के बाद शुरू हुई बयानबाजी ने अब सियासी रंग ले लिया है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक पर पलटवार किया है।
उन्होंने कहा कि नवाब मलिक की कंपनी ने उन लोगों से जमीन खरीदी है जो कि 1993 के मुंबई ब्लास्ट के आरोपी हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार के मंत्री नवाब मलिक और उनके परिवार के सदस्यों ने अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों के साथ भूमि सौदा किया है। नवाब मलिक जी 2003 में जब ये सौदा शुरू हुआ और 5 में समाप्त हुआ, आप मिनिस्टर थे और सबसे बड़ी बात, मुंबई के गुनहगारों से आपने जमीन क्यों खरीदी? तो ये सारे मेरे पास जो सबूत है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को मैं दूंगा और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसकी जांच करेगी। और इससे पहले नवाब मलिक ने इस महीने की शुरुआत में मादक पदार्थ के एक तस्कर के साथ बीजेपी के संबंधों को लेकर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के आरोपों को खारिज किया है। जो जगह की मालकिन थी वो चाह रही थी कि आप ये मालकी हक ले लो और हमने उनसे लिया। जो खान फैमिली थी, पठान फैमिली, जो वहाँ के वॉचमैन थे, उन्होंने अपना 7/12 पे नाम चढ़वा लिया था। उसे सरेंडर करने के लिए उन्हें पैसा देने का काम किया और ये सच्चाई को देवेंद्र जी ने राई का पर्वत बनाने की कोशिश की। उत्तराखंड आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। इस मौके पर राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। राजधानी देहरादून में आयोजित मुख्य समारोह आयोजित किया गया। उत्तराखंड को आज ही के दिन 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर राज्य के निवासियों को बधाई दी है। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि अपनी सरल जीवन शैली, ईमानदारी और विनम्रता के लिए प्रसिद्ध उत्तराखंड के लोगों ने अपने परिश्रम से राज्य को एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है। राष्ट्रपति ने राज्य के सभी निवासियों के उज्जवल और समृद्ध भविष्य की कामना की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देवभूमि उत्तराखंड के निवासियों को राज्य के स्थापना दिवस पर उनके स्वस्थ और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि प्रकृति के नैसर्गिक सौंदर्य से अलंकृत उत्तराखंड वीरभूमि भी है, जहां के हर जिले ने राष्ट्र की सुरक्षा में वंदनीय योगदान दिया। पूरा देश आपकी वीर परंपरा का आभारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य के लोगों को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 5 साल में राज्य में विकास के कई काम किए गए। उन्होंने कहा कि ये दशक उत्तराखंड को समर्पित है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में विकास का जो काम हुआ है वो इस बात का प्रमाण है कि अब पहाड़ का पानी और जवानी दोनों यहाँ के काम आ रहे हैं। यूनेस्को ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर शहर को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की प्रतिष्ठित सूची में शामिल किया है। सूची में 49 ऐसे शहरों को चुना गया है जिनके विकास में संस्कृति और रचनात्मकता का एक समावेशन रहा है। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क इस संगठन की एक परियोजना है जो 2004 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य ऐसे शहरों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है जो अपने विकास में रचनात्मकता को प्रमुख घटक के रूप में मान्यता देते हैं। 2017 तक 72 देशों के 180 शहर इस नेटवर्क में शामिल थे। नेटवर्क का लक्ष्य ऐसे शहरों के बीच परस्पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना है जो स्थायी शहरी विकास, सामाजिक समावेशन और सांस्कृतिक वैभव के लिए सृजनशीलता में निवेश करने के प्रति संकल्पबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर को यूनेस्को की सूची में शामिल किए जाने का स्वागत किया। उन्होंने इसका श्रेय जम्मू कश्मीर के कारीगरों और बुनकरों को दिया है। नेपाल के सेना प्रमुख जनरल प्रभु राम शर्मा ने भारत के 4 दिवसीय यात्रा पर वो आए हुए हैं। इसका मकसद दोनों पड़ोसी देशों के साथ रक्षा संबंधों को मजबूत करना है। नेपाल सेना प्रमुख जनरल प्रभुराम शर्मा को साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। नेपाल सेना प्रमुख ने इसके बाद राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर भारत के सेना प्रमुख MM नरवणे भी मौजूद थे।
ये यात्रा नेपाली प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के जून 2021 में चुने जाने के बाद दिल्ली के साथ संबंधों को मजबूत करने के प्रयासों के रूप में एक अहम कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। नेपाल सेना प्रमुख रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल के अलावा तीनों सेना प्रमुखों और रक्षा सचिव से भी मुलाकात करेंगे। और इन तमाम खबरों के साथ बुलेटिन में इतना ही। आपको छोड़ जाते हैं इम्फाल में आयोजित सरस मेले की झलकियों के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।